इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी है, ए और बी दोनों रिएक्टेंट है और क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। और बच्चों जब भी आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखेंगे तो यहां पर इस तरह का एरो मारेंगे। इस एरो का मतलब हो रहा है रिएक्शन आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें बच्चों कुछ चीजें कांस्टेंट होती है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है और साथ में कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने वाली है। किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। और ये तीनों चीजें चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो रेट होता है रिएक्शन का, यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब रिएक्शन आगे भी उतने रेट से जा रही है जितने रेट से पीछे आ रही है। क्लियर? आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो बच्चों दो टाइप की इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है, यानी रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। एक जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा हो उसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे, और दूसरी जिसमें केमिकल चेंज हो रहा हो उसको हम केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज मतलब एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसको हम बच्चों फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सॉलिड और लिक्विड है ना, लिक्विड एंड गैस, इसी तरह सॉलिड एंड गैस। यहां पर केमिकल नेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। इसी तरह जब आप गैस और सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वहां भी देखने को मिलता है। देखो यहां पर आपने शुगर को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो शुगर रहने वाली है, तो इसका मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह CO2 गैस को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो तो CO2 रहने वाली है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं केमिकल प्रोसेस। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का केमिकल नेचर अलग होगा, प्रोडक्ट का केमिकल नेचर अलग होगा। तो देखो दो रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखो अमोनिया बन रही है, तो एक तरफ आपने N2 रखा तो उसके साथ H2 मिलाया तो क्या बना, NH3। NH3 का केमिकल नेचर अलग है और N2 और H2 का केमिकल नेचर अलग है। सेम कंसेप्ट H2 और I2 के साथ भी होने वाला है। तो H2 और I2 मिलकर क्या बनाएंगे, HI बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। जो भी आपने अभी फिजिकल प्रोसेस पढ़ी है उनमें क्या इंपॉर्टेंट है, यानी क्या चीज कांस्टेंट होने वाली है। देखिए बच्चों, जब आप लिक्विड और वेपर को इक्विलिब्रियम में रखते हैं, यानी आप वाटर को बॉईल करते हैं, तो क्या चीज कांस्टेंट होने वाली है बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। जब आप आइस को मेल्ट करते हैं, यानी सॉलिड से और लिक्विड बन रहा है, दोबारा लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वहां पे टेम्परेचर फिक्स होता है, और टेम्परेचर फिक्स होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। तीसरी प्रोसेस में हमने पढ़ा था जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या चीज होने वाली बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्युबिलिटी विल बी कांस्टेंट। सेम कंसेप्ट है अगर किसी गैस को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल CO2 को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ फीचर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं A+B, और क्या बना रहे हैं, C और D बना रहे हैं। A+B को हम रिएक्टेंट बोलेंगे, C और D को हम प्रोडक्ट बोलेंगे, बीच में हम इक्विलिब्रियम का इस तरह का साइन लगा देंगे। इसका मतलब रिएक्शन आगे भी जा रही एंड पीछे भी जा रही। तो देखो बच्चों क्या खास बात है केमिकल इक्विलिब्रियम की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है वो हमेशा क्लोज सिस्टम में होती है। और दूसरी बात, इक्विलिब्रियम में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, अभी जैसे मैंने बोला कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चों रेट होगा रिएक्शन के आगे जाने का और पीछे जाने का, यानी रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो इक्वल होता है, तो तभी जाके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होगी। पॉइंट नंबर 4, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने कहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 5, कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई भी असर नहीं डालता है। पॉइंट नंबर 6 आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, 0 होती है, देयर इज नो चेंज इन फ्री एनर्जी। पॉइंट नंबर 7,
इक्विलिब्रियम को हम कुछ फैक्टर से अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यहां आपने पढ़ना है ले-चाटलियर प्रिंसिपल। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है ऑन आइदर डायरेक्शन बाय चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लियर हो गया। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, देखो बच्चों यहां कंसंट्रेशन रखी है, देखो ए और बी रिएक्टेंट होते हैं और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, देखो ये हमने रिएक्शन का रेट रखा है, तो यहां पे देखो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो धीरे धीरे उसका रेट कम हो रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है उसका रेट बढ़ रहा है, और एक टाइम पे क्या होगा, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट विल बी इक्वल। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं, देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, तो वो स्टेज क्या होगी, इक्विलिब्रियम। तो रेट का हिसाब, कॉन्सेंट्रेशन का हिसाब दोनों आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कितने टाइप का केमिकल इक्विलिब्रियम होता है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होमोजेनस इक्विलिब्रियम और एक हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है। होमोजेनस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में रहने वाले, देखो लिक्विड लिक्विड होगा, गैस गैस होगा या सॉलिड सॉलिड होगा, जो भी आप लेना चाहो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर H2 + I2 2HI बना रहे हैं, तो सारे गैस है, तो होमोजेनस। यहां पर देखो यहां पर एस्टर बन रहा है, तो सब की कंडीशन क्या है, लिक्विड है। यहां पर देखो बच्चों अमोनिया बन रही है, तो सारे क्या है, गैस है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है। हेटेरोजेनस में क्या होता है, डिफरेंट हो जाती है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल देखो कैल्शियम कार्बोनेट का आप डिग्रेडेशन कर रहे हो विद द हीट, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन रहा है, लेकिन CO2 गैस बन रही है, देखो डिफरेंट फिजिकल स्टेट आ गई। उसी तरह फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता है। जैसे लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करो, तो यहाँ फिजिकल स्टेट अलग है, यहाँ फिजिकल स्टेट अलग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सॉलिड है, उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, यहाँ जो है दोनों एक्वस एक्वस में आ गए। क्लियर हो गया बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और साथ में हम पढ़ेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। तो सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूं यहां पर A + B, और इक्विलिब्रियम का हमने साइन बनाना है C + D। A + B रिएक्टेंट है और C + D क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना है, K = प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर मैं A की कंसंट्रेशन बताना चाह रहा हूं तो वो A के चारों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और K का मतलब होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों K = C की कंसंट्रेशन इनटू D की कंसंट्रेशन बाय A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर। और जो हमारा K है, ये जो K है, K इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, K को कई बार बच्चों KC भी लिखा जाता है, K = KC, C का मतलब कंसंट्रेशन, तो बात एक ही है। तो क्लियर हो गया। तो जब भी कोई रिएक्शन आपको दी होगी तो हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको लिखनी है। क्लियर। अब देखो बच्चों एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर यहां पे ऐसी रिएक्शन है A के A मोल प्लस B के B मोल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, C के C मोल प्लस D के D मोल बना रहे हैं। ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ मोल है। क्लियर। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आप C की कंसंट्रेशन और सुपर स्क्रिप्ट में उसके नंबर ऑफ मोल, तो C के मोल C आ गए इनटू D के मोल D आ गए बाई A के मोल ऐसे आ गए और B के मोल ऐसे आ गए। क्लियर। तो जितने उसके मोल होंगे वो उसका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों।
अब सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, जैसे है H2 प्लस I2, दोनों गैस है, यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखना जरूरी है। और क्या बना रहे हैं बच्चों, 2HI गैस बना रहे हैं। अब इसको आपने Kc की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे, देखो HI ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और इसके कितने मोल है, 2 मोल है, तो स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। H2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो H2 का एक ही मोल है तो नहीं लिखोगे, और I2 की कॉन्सेंट्रेशन, I2 का भी एक ही मोल है, तो इस तरह इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस सिस्टम के लिए लिखना हो, वैसे सारे गैसियस सिस्टम होते हैं, लेकिन किसी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर प्रेशर की फॉर्म में दे रखी हो, तो उसको आप कैसे लिखोगे। तो देखो, आपको मालूम है जो गैस का जो प्रेशर होता है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बच्चों, हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें हम ए के ए मोल प्लस बी के बी मोल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और वही कहानी बना रहे हैं सी के सी मोल प्लस डी के डी मोल, है ना। तो यहां पर बच्चों हमारे पास जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर है, उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर, P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब किस तरह से हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो K इक्वल टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन है, C और D, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ठीक है, और इसके हमें C मोल, अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ D, और इसके बच्चों कितने मोल, D मोल, है ना। उसके बाद है पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और इसके कितने मोल हैं, A मोल, बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और इसके कितने मोल हैं, B। इस तरह से। अब देखो बच्चों, यहां पर जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनको हमने पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिया है, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम लिखेंगे Kp, इस तरह से। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में हो तो वो Kc होगा, Kc यानी कॉन्सेंट्रेशन, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में हो तो हम उसको लिखेंगे Kp, यहां पर पार्शियल प्रेशर। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हम Kc और Kp को डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पे हो जाएगा बच्चों Kp, ठीक है। देखो, इस तरह से दो एग्जांपल हमारे पास है, N2 प्लस 3H2 2NH3, तो यहां पे पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में हमने अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना है, तो Kp इक्वल टू PNH3 2 है ना, देखो इसके 2 मोल है तो 2 लिखा है, PN2 PH2, और H2 के कितने मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, तो 3 ऊपर आ गया। इसी तरह H2 प्लस I2 के लिए हम क्या लिखेंगे, Kp इक्वल टू PHI, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, इसके 2 मोल है और दोनों के 1-1 मोल है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 बाई में आ जाएगा। क्लियर। हमने किसी भी रिएक्शन को बच्चों Kc की फॉर्म में लिखना है, उसके लिए अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो PCl5 2 ट्राई PCl3 और Cl2 में, तो प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएगा। N2 प्लस 3H2 2NH3, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, जो भी उसका मोल होगा वो हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। इसी तरह देखो बच्चों, हाफ H2 और हाफ I2, तो एक HI बना रहे, तो देखो HI तो एक ही हो गया, H2 का हाफ और I2 का हाफ नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, यहां पर हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास है निकल सॉलिड प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और बच्चों ये बना रहा है निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4, और ये भी क्या है, गैस की फॉर्म में है। क्लियर। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कैसे होगा, देखो बच्चों, Kc इक्वल टू NiCO4 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बाई, देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो निकल है वो सॉलिड की फॉर्म में है, और बच्चों सॉलिड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, इसलिए कभी भी हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन में नहीं लिखेंगे, तो केवल हम ये गैसेस प्रोडक्ट को लिखेंगे बस, क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती रहती है। तो नीचे आ जाएगा बच्चों
CO की कॉन्सेंट्रेशन और कितने मोल है इसके, 4 मोल है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो कभी भी जो है इनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखेंगे तो हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं डिनोट करेंगे, तो केवल किसकी कॉन्सेंट्रेशन को करेंगे, जो हमारे गैसेस प्रोडक्ट होंगे। लिक्विड कभी भी इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। देखो बच्चों, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है CaCO3। ये सॉलिड है और ये जब डिग्रेड होता है तो क्या बनाता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, है ना। तो अब बच्चों देखो यहां पर दो सॉलिड है, COCA3 और CO, इन दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। Kc बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बस, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बस। तो जो Kc की वैल्यू होगी वो केवल CO2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, सॉलिड और लिक्विड की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों की Kc और Kp के बीच में क्या रिलेशन है। देखो यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेल्टा N। यहां पर बच्चों जो R है वो एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको कितनी रख रहे हैं, 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन, और जो हमारा T है वो टेम्परेचर है और वो हमेशा केल्विन में ही लिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों डेल्टा एन। तो डेल्टा एन आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो डेल्टा एन का मतलब होता है बच्चों N2 माइनस N1। तो N2 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और N1 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो बच्चों देखो डेल्टा एन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। ये तो हुआ। अब देखो सपोज हमारे पास है एक रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस, और ये बना रहा है बच्चों हमारे पास 2HI गैस, ये बना रहा है। तो इसके लिए डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन इक्वल टू NP माइनस NR। तो बच्चों यहां पर प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, तो 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने, 1 और 1 2, यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा रिएक्शन है N2 गैस है और वो 3H2 के साथ मिलकर क्या बना रही है, 2NH3 अमोनिया गैस बना रही है। तो इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, NP माइनस NR। प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के गैसेस मोल कितने हैं, देखो 3 और 1 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। तो इसकी वैल्यू -2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। समझ में बात आ रही है। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो तो डेल्टा एन मैंने लिखा है NP माइनस NR। ठीक है। अब देखो बच्चों, इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एन 0 होता है तो इस पूरे RT की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी यहां पर मैं Kp और Kc के बीच रिलेशन मालूम करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एन। तो अगर डेल्टा एन 0 होता है बच्चों तो Kp किसके बराबर हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा, क्योंकि RT 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है बजाय रिएक्टेंट के मोल से। ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, यहां पर जो Kp है वो ज्यादा हो जाएगा Kc से। क्लियर। और तीसरी कंडीशन आप देखो, अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब जो है प्रोडक्ट के मोल कम है और रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है। ये तो हुआ। तो यहां पर Kc ज्यादा हो जाएगा Kp से। क्लियर। तो अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, Kc इक्वल टू Kp बाई RT की पावर डेल्टा एन। ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर डेल्टा एन जो है पॉजिटिव होता है तो Kc कम हो जाएगा, है ना। देखो, और डेल्टा एन अगर नेगेटिव होता है
तो केसी ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हम बच्चों पता कर सकते हैं कि केपी और केसी की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा जब डेल्टा एन की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस, और बच्चों यहां पर हम बना रहे हैं 2HI गैस। तो यहां पर जो डेल्टा एन की वैल्यू है वो है 0, क्योंकि ठीक है 2 मोल रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल प्रोडक्ट के हैं। तो यहां पर बच्चों जो केपी है वो केसी के बराबर हो जाएगा, बात खत्म। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो बच्चों क्या है, देखो जनरल रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। देखो समझने की कोशिश करो, सपोज ये रिएक्शन है, पहली वाली रिएक्शन देखो H2 प्लस I2 और 2HI। इसके लिए बच्चों मान लिया जाए जो हमारा Kc है उसकी वैल्यू कुछ भी है, इसकी वैल्यू है सपोज 8, है ना। अब आपने किसी भी रिएक्शन का रिवर्स कर देना है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। कोई रिएक्शन दी है और ये बोला जाए कि इसका अगर रिवर्स कर दो, ऐसा कर दो, तो इसके लिए Kc क्या होगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी किसी रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है तो जो नया Kc होता है वो उसके इनवर्स के बराबर होता है, इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जो हमारे पास Kc डैश होगा वो उसका इनवर्स होगा, यानी 1/Kc। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1/8, बात खत्म। ठीक, तो किसी भी रिवर्स रिएक्शन के लिए जो Kc होगा वो उस ओरिजिनल रिएक्शन के इनवर्स के बराबर होगा। क्लियर। तो जो भी ओरिजिनल रिएक्शन होगी, जैसे ये ओरिजिनल रिएक्शन है, इसका आप रिवर्स कर दो तो इसका जो Kc होगा वो दूसरी वाली रिएक्शन के Kc के लिए इनवर्स हो जाएगा। दूसरा है, अगर बच्चों आप किसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, है ना। देखो वही रिएक्शन मैंने लिखी है और इस रिएक्शन को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो इस रिएक्शन के लिए सपोज हमारे पास Kc है, उसकी वैल्यू है 5, है ना, जो भी है कुछ भी हो सकती है। तो इस रिएक्शन के लिए जो Kc है वो कैसा होगा। तो जब भी बच्चों किसी रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के बराबर होगी, यानी Kc डैश विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ Kc। क्लियर। तो हम यहां पर क्या हो जाएगा √5। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, Kc डैश इक्वल टू Kc 1/2, Kc की पावर 1/2, दोनों चीजें लिख सकते हैं। क्लियर। तीसरी चीज हमारे पास है, अगर किसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज वही रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है, इसके लिए Kc कुछ भी हो सकता है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करो या किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, यानी n से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मान लिया जाए। तो यहाँ NH2 NI2 2NHI के लिए जो Kc डैश होगा वो पुराने वाले Kc डैश की पावर n के बराबर होगा। आप मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो Kc डैश इक्वल टू Kc का स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर n आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कोई इक्वेशन 2 स्टेप में लिखी हो तो उनके लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। देखो यहां पर, तो सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है N2 गैस प्लस 2O2 गैस और ये हो जाएगा बच्चों 2NO2, ये भी गैस। तो इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K। अब बच्चों इसी रिएक्शन को मैं 2 पार्ट में लिखता हूं, जैसे N2 प्लस O2 2NO, सारी गैस में है ना, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1। और दूसरा स्टेप हमारे पास 2NO प्लस O2 2NO2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये बोला जाए कि ये जो K है वो इन दोनों के लिए किस तरह से रिलेट करेगा, तो जो हमारे पास K होगा वो बच्चों K1 और K2 को मल्टीप्लाई करने से आएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। तो किसी भी रिएक्शन को अगर आप 2 पार्ट या 3 पार्ट में लिखेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करके वो ओरिजिनल वाली रिएक्शन में हमें मिल जाएगी। तो बच्चों यहीं पे लिखा है, देखो, इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप्स
द न्यू इक्वेशन इज द मल्टीप्लाई ऑफ K1 एंड K2। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम सब लोग जानते हैं बच्चों की टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तो सपोज मैंने यहां पर रिएक्शन लिखी है A प्लस B और ये बना रहे हैं बच्चों C प्लस D। तो यहां पर जो है दो टाइप की रिएक्शन है, एक रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको हम K1 से लिखेंगे और एक है बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन जिसको हम K2 से लिखेंगे। तो K1 इक्वल टू KF यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और K2 इक्वल टू KB यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब भी बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन दोनों डिफरेंट बढ़ेगी, कभी भी दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ सकती हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अलग अलग होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से K1 और K2 का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंटली चेंज होगा। तो बच्चों हमेशा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी चेंज होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं बच्चों KF बाई KB। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो वहां पर Kc की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है यानी ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चों जो Kb होगा वो Kf से ज्यादा होता है। तो अगर Kb ज्यादा होगा तो बच्चों जो Kc है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो जो हमारा Kf है वो Kb से ज्यादा होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से ज्यादा होता है, तो यहां पर बच्चों जो Kc है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बस इसी तरह आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर बच्चों डेल्टा H की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है, अगर ये जीरो होती है यानी नो चेंज इन द एंथैल्पी, तो बच्चों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा था आपको कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होती है। थोड़ा इसको और समझते हैं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द इक्वेशन। देखो log K2 बाई K1 इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। क्लियर। यहां पर K1 और K2 क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के, और T2 एंड T1 टेम्परेचर है। यहां पर जो डेल्टा H है वो एंथैल्पी चेंज है। तो बच्चों देखो वही कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। इफ डेल्टा H इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा H जीरो होगा इसका मतलब नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। तो यहां पर बच्चों log K2 बाई K1 क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो K1 है वो किसके बराबर है, K2 के बराबर है। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो दोनों रेट इक्वल हो जाएगी। अब देखो अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बच्चों क्या होगा, जो log K2 बाई K1 होने वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब log K2 ज्यादा है log K1 से, ये तो होगा। तो Kc की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है तो log K2 बाई K1 इक्वल टू नेगेटिव, मतलब log K2 छोटा है log K1 से, तो बच्चों यहां पर Kc क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके तीन एप्लीकेशन है। एक तो हम रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहां तक रिएक्शन पहुंची है, दूसरा उसके डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बैकवर्ड में जाएगी ज्यादा या फॉरवर्ड में जाएगी या इक्विलिब्रियम पर रहेगी। तीसरा बच्चों हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। यहाँ पर इन दोनों का मैं आपको बताऊंगा। इस तीसरे वाले में मोस्ट ऑफ क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाली है। इन दोनों पे ज्यादा हमारा जोर रहेगा। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। देखो सबसे पहला पॉइंट देखिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी जो हमारा Kc या Kp है उसकी कितनी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उस पे पता चलेगा रिएक्शन कितनी हुई है। अब सेकंड पॉइंट पढ़िए, द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc और Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यस, जैसा हमने पढ़ा था बच्चों, जो Kc है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी इसका मतलब Kc की वैल्यू बढ़ रही है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी इसका मतलब Kc की वैल्यू घट रही है। तो Kc और Kp किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा अब देखो तीसरा पॉइंट, अगर हाई वैल्यू ऑफ K होगा इसका मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, और वाइस वर्सा, कम वैल्यू होगा तो कम होगा। अब देखो बच्चों, K हमने लिखा है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन है ना। अब देखो एक ग्राफ से हम समझते हैं, यहां पर जो है K की वैल्यू को हमने 10 की पावर -3 से लेकर और 10 की पावर 3 के बीच रखा है। तो अगर बच्चों इन दोनों के बीच K की वैल्यू आती है तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, लगभग इक्विलिब्रियम में है। अगर K की वैल्यू जो है ज्यादा आती है, मोर देन 10 की पावर 3, तो इसका मतलब K की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लगभग कंप्लीट होने की कगार पर होगी। और अगर बच्चों K की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम होती, इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं हो रही है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो रिएक्शन कितनी आगे बढ़ी है हम ये देख सकते हैं कि K की वैल्यू कितनी आ रही है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखी है। अगर K बहुत लार्ज है यानी 10 की पावर 3 के ऊपर है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है प्रोडक्ट फेवरेबल है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, प्रोडक्ट ज्यादा बन गए और रिएक्टेंट कम हो गए। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, सीधी सी बात है भाई। अब देखो कुछ रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है, जैसे H2 + Cl2, ठीक है। इसमें जो Kc है बच्चों ये इतना होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहां पर दूसरी रिएक्शन लिखी है, इसके लिए जो Kc है वो भी बहुत ज्यादा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन के। दूसरी कंडीशन देखो, अगर K बहुत कम है, 10 की पावर -3 से बहुत कम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या समझे हम, कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है। रिएक्टेंट फेवरेबल है ना कि प्रोडक्ट फेवरेबल है। फॉर एग्जांपल देखो N2 + O2 2NO, इसके लिए जो Kc है वो देखो 10 की पावर -31, 4.8 × 10 की पावर -31, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है क्योंकि Kc कम है। तीसरी कंडीशन देखो आप, अगर Kc किसके बीच हो, 10 की पावर -3 to 10 की पावर 3 के बीच हो, इसका मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन, लगभग बराबर हैं, तो ना तो वो आगे जा रही है ना तो वो पीछे जा रही है। फॉर एग्जांपल देखो H2 + I2 2HI, इसके लिए जो Kc है वो 57। क्लियर। दूसरी रिएक्शन N2O4 का डिग्रेडेशन हो रहा है 2NO2 में, ठीक है। Kc है 4.6 × 10 की पावर -3, तो इसके रेंज के बीच आ रहे, इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लगभग बराबर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना। अभी हमने डायरेक्शन तो थोड़ा बहुत मालूम कर लिया, लेकिन एक और हमारे पास चीज है जिसके थ्रू हम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो उस चीज को बच्चों हम बोलेंगे रिएक्शन क्वोशिएंट, और इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार इसको हम QC भी बोल सकते हैं ना। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट। अब देखो मैंने एक ग्राफ बनाया है और रिएक्शन क्वोशिएंट इधर लिखा है और इक्विलिब्रियम यहां पर लिखा है। तो इक्विलिब्रियम बच्चों यहां पर होगा, यानी यहां पर Kc होगा। Kc का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगभग बराबर है। लेकिन बच्चों अगर किसी भी टाइम पे अगर हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो हम नहीं कर सकते Kc के बेसिस पर, तो हम एक नया चीज लाने वाले जिसका नाम है Q। Q का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम से पहले
किसी भी टाइम आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का पता कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्यू, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेट द रिएक्शन क्वोशिएंट। देखो, तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस करेंगे जैसे हम केसी को एक्सप्रेस करते हैं, Q इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज ध्यान रखना, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन कांस्टेंट। केसी तो केवल इक्विलिब्रियम पे होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले किसी भी टाइम पे आप प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेक करना चाहेंगे तो वो Q होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों Q और केसी में कंपैरिजन। अगर Q और केसी के बीच हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो बच्चों केसी को हम प्रोडक्ट मान लें और Q को हम रिएक्टेंट मान लें, ऐसा हम समझ सकते हैं। देखो याद करने का तरीका है, तो जो ज्यादा होगा उस तरफ रिएक्शन का डायरेक्शन होगा। तो देखो अगर Q केसी से ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रही है, यानी रिवर्स रिएक्शन होगी। अगर केसी ज्यादा है और Q कम है तो रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर दोनों बराबर है इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है। नेक्स्ट बच्चों हम एक ग्राफ से समझते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है जब QC और KC की वैल्यू में डिफरेंस होगा। देखो बच्चों, अगर QC कम है और KC ज्यादा है तो रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, QC और KC बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगी। QC ज्यादा है, KC कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है ना? अभी मैंने ये तीनों पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी और गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी के बीच, है ना? आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K। और डेल्टा जी क्या? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R यूनिवर्सल कांस्टेंट, K क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? अब देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो इसका मतलब इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन के लिए नेगेटिव होगी, तो रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएगी। और अगर डेल्टा जी 0 है तो रिएक्शन न तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी न तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी वहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। क्लियर? अब देखो बच्चों एक चीज मैं और आपको बताता हूं, जहां पर हम डेल्टा जी क्यू सी और के सी के बीच रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। तो देखो डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ठीक है बच्चों, लेकिन जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा तो जो सी है वो किसके बराबर हो जाता है? के सी के बराबर हो जाता है, और जो डेल्टा आर जी है वो 0 हो जाता है, डेल्टा आर 0 होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों 0 इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो के इक्वल टू ई माइनस डेल्टा आर जी नॉट बाई आर टी, और इसको हम बोलते हैं बच्चों वांट हाफ इक्वेशन। और इसी को आप दूसरे फॉर्म में कैसा लिख सकते हो? डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। तो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ले चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पर बच्चों हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। तो मोस्टली हमारे पास 5 फैक्टर निकल के आते हैं, जहां पर हम कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस एडिशन और टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे कि रिएक्शन किस साइड जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आप किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई भी चेंजेस करते हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस तरफ शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा जहां पर वो उस चेंज का इफेक्ट मिनिमाइज हो रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि एक नया इक्विलिब्रियम दोबारा से रिस्टैब्लिश हो सके।
देखो बच्चों, नंबर 1 है बात कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहली बात है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर रिएक्टेंट की बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सीधी सी बात है, रिएक्शन हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से उस तरफ शिफ्ट होगी जहां कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन है, अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन हमेशा उस तरफ शिफ्ट होगी जहां कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो रही हो। क्लियर? एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड कंपोनेंट जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं करती है। दूसरी बात है प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द प्रेशर गोइंग टू डिक्रीज। और बच्चों, प्रेशर का सीधा सीधा संबंध होता है नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये 3 रिएक्शन हमारे पास है, N2 + 3S2 2NH3। रिएक्टेंट के टोटल कितने मोल है? 4। प्रोडक्ट के कितने मोल है? 2। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है, यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है। जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं वहां प्रेशर ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। दूसरा देखो बच्चों, PCl5 वाला है ना, यहां 1 मोल है और यहां कितने मोल है? 2 मोल है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तीसरी C + CO2, तो ये सॉलिड है बच्चों, तो सॉलिड का हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, हम हमेशा गैसेस काउंट करते हैं। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो यहां गैस के 2 मोल है, यहां गैस के 1 मोल है। तो जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगी वहां उस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? दूसरा वॉल्यूम, तो बच्चों वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो प्रेशर का उल्टा इफेक्ट करना है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जहां पर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है, सीधी सी बात है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बच्चों देखो, इस तरह समझो, अगर किसी रिएक्शन में हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर डेल्टा Ng ज्यादा है 0 से, इसका मतलब डेल्टा Ng पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के मोल कम है, तो हमेशा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। डेल्टा Ng नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, तो जिस तरफ मोल ज्यादा होंगे उस तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा Ng जो है 0 है, तो इसका मतलब कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस एडिशन 2 चीजों पे इफेक्ट करता है। अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने किया है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे किया है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इनर्ट गैस एडिशन करते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, देखो बच्चों, अगर इनर्ट गैस एडेड इन द कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। तो ये वॉल्यूम वाला ही कंसेप्ट पूरा के पूरा आ गया। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया था वही कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बच्चों, हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो हमेशा जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेट को इफेक्ट करता है, सबको मालूम है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट देखो, टेम्परेचर चेंज द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों को चेंज करेगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट दोज डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्सॉर्ब्ड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखो ये 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों ही हमारे पास एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर दोनों को आपने प्रोडक्ट में अच्छी तरह से बनाना है तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। एक दूसरी रिएक्शन हमारे पास ये वाली रिएक्शन जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर यहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमेशा बच्चों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? लास्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट होता है बच्चों वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय
लोअरिंग द एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट टू, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो